नमस्कार, स्वागत है आपका ई अधिवेशन हिमाचल में। मेरी सहयोगी रंजना जो कि वीडियो वॉल पर मौजूद थी, फिलहाल उन तक आवाज नहीं पहुंच पाई, लेकिन हम ई अधिवेशन का आगाज अब करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। कोरोना की जो चुनौतियां हैं और कोरोना की लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है, तो उसकी हमारी क्या तैयारियां हैं, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सुरेश भारद्वाज साहब कैबिनेट मंत्री हैं। बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका। जीएस बाली साहब पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है जीएस बाली साहब आपका। और हमारे संपादक दिनेश शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी बहुत स्वागत है आपका भी। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ई अधिवेशन में जो विषय हमने रखा है पहले सत्र में कि हिमाचल भी कोरोना से प्रभावित हुआ, कितना हुआ और उभरने की रणनीति क्या है, इसका हम आगाज करते हैं सुरेश भारद्वाज साहब से। सुरेश जी, जो हिमाचल पर असर पड़ा, क्योंकि दुनिया पर इसका असर पड़ा है, तो किस तरीके से आगे की रणनीति हम बना रहे हैं? ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। जी देखिए, कोरोना वायरस की महामारी सारी दुनिया में जो है कहर मचा रही है। हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं है और हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। जी ये जब बाकी प्रदेशों में ये वायरस आएगा तो हिमाचल प्रदेश में भी स्वाभाविक रूप से जो है वो ये आएगा। बिल्कुल। पहली लहर जब शुरू हुई थी तो जानकारी नहीं थी, उस वक्त किसी को भी जानकारी नहीं थी। लॉकडाउन हुआ, लगे उन सब चीजों की व्यवस्था करनी थी। मास्क नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था, जी पीपीई किट नहीं थी, मालूम भी नहीं था कि किस तरह की चीजें होंगी। हिंदुस्तान में बनता भी नहीं था। तो उस कार्यकाल में जो है वो बहुत सारे नए प्रयोग करने पड़े। महिलाओं ने स्वयं घर में बैठ करके मास्क बनाए। वेंटिलेटर्स जो है वो केंद्र सरकार से जो है पीएम केयर के द्वारा जो है वो हिमाचल प्रदेश में आए। उससे पहले केवल जो है वो 21 वेंटिलेटर सारे प्रदेश भर में थे। जी तो इस दृष्टि से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का काम जो किया गया, और उसमें लहर जो है वो बहुत तेज नहीं थी। नवंबर दिसंबर में थोड़ा ज्यादा जो है वो वायरस का असर हुआ था, क्योंकि बहुत सारी सोशल गैदरिंग्स, मैरिजेस इत्यादि के कारण जो है वो काफी लोग जो हैं वो मृत्यु के घाट भी पहुंच गए थे और साथ में पॉजिटिव भी हो गए थे। उसके बाद धीरे धीरे कम होता गया। जी जनवरी फरवरी में जो है वो लगभग केवल 218 पेशेंट्स जो है वो रह गए थे। लेकिन मार्च के बाद फिर से जो है ये लहर शुरू हुई। और क्योंकि पंजाब हमारा जो है पड़ोसी राज्य है, पंजाब और महाराष्ट्र में सबसे पहले जो है वो लहर बहुत तेजी के साथ जो है, और उसका नतीजा यह हुआ कि हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं रह सका। और हिमाचल प्रदेश के जो बॉर्डर के एरियाज हैं, खास करके जो ऊना है, सिरमौर का है या कांगड़ा का है, वहां पर बहुत तेजी से संक्रमण जो है वो प्रारंभ हुआ। प्रदेश सरकार जो है उसके लिए पूरी तरह से जो है वो पिछले साल से ही, जैसा मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिएट किया गया था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक जो है वो क्रिएट करना पड़ा। बाकी स्थानों पे जो पैनिक जो है वो क्रिएट हुआ, दिल्ली, महाराष्ट्र इत्यादि में, उसके कारण हिमाचल प्रदेश में भी ऑक्सीजन की हालांकि यहाँ पर कमी नहीं पड़ी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ऑक्सीजन माकूल व्यवस्था उसकी हो, उसके लिए प्रदेश सरकार ने जो है वो आईजीएमसी में, ये आपकी जहां ईमानदारी पहले है सुरेश भारद्वाज साहब 525 कि आपने बहुत ईमानदारी से कहा कि जब पूरी दुनिया पर असर है तो हिमाचल अछूता कैसे रहेगा। फर्स्ट वेव और निश्चित सेकंड है, वेव के बीच तो में होगा ही चुनौतियां होगा। बहुत सारी आई और उसकी वजह से दिक्कत तो पैदा हुई, लेकिन सरकार ने उसको संभालने की कोशिश की। जीएस बाली हिमाचल पर साहब, असर जो होगा, भारद्वाज हिमाचल साहब ने कह रहे उसका जो है हैं, बाकायदा यहां पर उस चीज को हम कैसे जो है देखें? वो मुकाबला विपक्ष किया है। बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा, लेकिन एक इंसान के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आप हिमाचल की इस परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं जो कोरोना के फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में महसूस किया गया? देखिए, स्वाभाविक है विपक्ष जो है वो उसको सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि उनको ठीक काम है, ही बाली वही है। बाली साहब है हमारे माननीय साथ। सुरेश जी, बाली जीएस जी बाली को साहब मैं हमारे देख रहा साथ हूँ, जुड़े मुस्कुरा हैं, रहे उनसे हैं, मेरा सवाल था। से जीएस बड़े बाली साहब, प्रसन्न भी हो रहे हैं, पर मुस्कुरा भी रहे हैं। पंडित जी आपका मैं जी बड़ा जी सम्मान करता हूँ और आप मित्र भी हैं, भाई भी हैं। मगर एक बात है कि आपने ठीक कहा मैं देख रहा हूँ कि कि आप मुस्कुरा रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप हंस रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपको स्वस्थ और आपके साथ सतर्क देख करके और आजकल आप एक्टिविटी आपकी बढ़ गई है, इसलिए हमको नहीं प्रसन्नता है। नहीं पंडित जी, मैं
तर्क नहीं, मैं इस बात से दुखी हूँ, परेशान हूँ। इसलिए मैं, क्योंकि आप समझदार आदमी हैं, आप जो मेरा मैसेज होगा उसको आराम से सोचना और समझना। ऐसा है पंडित जी कि आपने ये बिल्कुल ठीक कहा, पूरे दुनिया में ये महामारी हुई, हिंदुस्तान उससे अछूता नहीं रह सकता, हिमाचल उसका हिस्सा है, हिमाचल भी अछूता नहीं रह सकता, बिल्कुल ठीक बात है। मगर हिमाचल जैसे प्रदेश में जो कंट्रोल्ड सिचुएशन थी, आपने ठीक कहा, पहली लहर में हम तैयार नहीं थे, मगर दूसरी लहर के टाइम पर हम बिल्कुल तैयार थे। हमें मेंटली तैयार होना चाहिए था कि जब एक्सपर्ट कह रहे थे दूसरी भी आएगी, तीसरी भी आ सकती है, तो हमने उस वक्त प्रदेश के लोगों को पहले रोक दिया कि आप आ नहीं सकते। फिर उनको कहा कि आप आ जाओ, आप अपने अपने घर में जाके आइसोलेट हो जाओ। तो जो लोग आए उनको पास ना तो टेस्ट कराने की कई सुविधा थी, आपने टेस्टों को सीमित रखा अपने सरकारी उसके तंत्र के नीचे, ताकि दुनिया को पता ना लग सके कि कितने टेस्ट हुए, कितने लोग पॉजिटिव हुए। तो आप लोगों ने जहाँ पूरी हिंदुस्तान में प्राइवेट सेक्टर भी वहां कर रहा था, यहाँ एसर लैब है, लाल पैथ लैब है, कई लैब जो है जिनको गवर्नमेंट ने अलोक किया था, हिमाचल गवर्नमेंट ने अपने तक सीमित रखा। ठीक है, ये गवर्नमेंट के पॉलिसी हो सकती है, उनका डिसीजन हो सकता है, मगर उससे क्या हुआ कि टेस्ट की रिपोर्ट हफ्ते भर में आने लगी। तब तक लोग परेशान होकर अपने घर में रहते थे, ऑक्सीमीटर मिल नहीं रहे थे और लोग घरों में मर रहे थे। आप देखिए 1,88,000 छोटे से प्रदेश में 1,88,000 जो है वो आंकड़ा पहुंच गया इसका कोरोना पेशेंट्स का। और जो पॉजिटिविटी रेट है एज ऑन टुडे, आपने कहा कि पंजाब जो है, पंजाब के कारण हम अफेक्ट हुए। देखिए पंजाब का जो पॉजिटिविटी रेट है आज भी 7.5 के करीब है, 7.5%। हमारा पॉजिटिविटी रेट 20.17 एज ऑन टुडे, yesterday 20.17, वी आर हाईएस्ट इन द कंट्री। इसकी एक्सप्लेनेशन सरकार के पास है। कारण बिल्कुल बिल्कुल, इसकी एक्सप्लेनेशन सरकार के पास होनी भी चाहिए। और बाली साहब, जैसा आपके मुस्कुराने पर भारद्वाज साहब ने कहा कि उनको खुशी हो रही है, हम सबको खुशी रहना चाहिए, क्योंकि यहां पर मुस्कुराना भी अपने आप में एक चुनौती सा बन गया कोरोना काल में। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। हमारे संपादक दिनेश शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, सवाल इसी बात का होता है, और ये अधिवेशन में हमारा मकसद यही है कि सही संदेश, सही जानकारी पहुंचे, सरकार की अगर कोई कमी है तो वो भी उजागर हो और वो सरकार उसको दुरुस्त करे, विपक्ष की बात भी रखी जाए। लेकिन आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं, कोई पंजाब को दोषी ठहराएगा और कोई कहेगा नहीं कि बिल्कुल पंजाब में हालत ज्यादा खराब है। एक पत्रकार के तौर पर इसको हम कैसे सुरेश देखें? भारद्वाज जी और जीएस बाली दोनों ही वरिष्ठ नेता हैं। ये ना कहें कि दोनों आम जनता के नेता हैं, मैं तो ये कहूंगा। और मैं ये कहना चाहता हूं, दोनों से ये अपील करना चाहता हूं कि हम लोग अब आगे कैसे बढ़े, क्योंकि हिमाचल आगे कैसे बढ़े, कैसे जन जन को बचाया जाए, ये प्राथमिकता ना सिर्फ सरकार की होनी चाहिए बल्कि विपक्ष को भी इसमें सहयोग देना चाहिए। भारद्वाज जी, अब समय है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन सही समय पर हो तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, इसको आगे बढ़ाते हैं। भारद्वाज साहब, देखिए दिनेश जी, एक बात तो बाली जी में से सहमत होंगे कि पिछले 100 वर्षों में 5 महामारियां दुनिया में हुई हैं। किसी भी महामारी के समय जो वैक्सीनेशन बनी है वो हिंदुस्तान में नहीं बनी, और हिंदुस्तान में जिस भी महामारी की वैक्सीनेशन आई वो कभी जो है वो 34 साल बाद या 4 साल के बाद पहुंची है। पल्स पोलियो की जो वैक्सीनेशन है वो भी अनेकों वर्षों के बाद हिंदुस्तान में पहुंची। पहला समय है जब 1 साल के अंदर अंदर वैक्सीन जो है वो दुनिया में भी बनी, और भारत की 2 कंपनियों ने वैक्सीन बनाई है, और हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला, जिसमें लगभग 24 करोड़ लोग जो है वो हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन कर चुके हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भी 23 लाख 70 लाख की आबादी है, 23 लाख लोग जो है वो उनकी वैक्सीनेशन हो गई है। 45 साल से ऊपर की आयु के लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वैक्सीनेशन हिमाचल प्रदेश में भी हो रही है, हिंदुस्तान में भी हो रही है। और
उससे नीचे वैक्सीन की कोई कमी तो नहीं है। दिनेश जी का सवाल यही था कि वैक्सीनेशन तो आप करा रहे हैं, कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जैसे देखिए दिल्ली है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं वैक्सीन नहीं भाई, नहीं लगवाऊंगा मैं 18+ वालों को। देखिए ऐसा है कि जो लोग पहले ये वैक्सीनेशन पर ही सवाल खड़े कर रहे थे और खास करके हिंदुस्तान की वैक्सीनेशन पर सवाल खड़े कर रहे थे, आज वो वैक्सीनेशन की डिमांड कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 45 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति के लिए वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। 44 साल से 18 साल के बीच में, क्योंकि प्रदेशों ने मांग की, सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े प्रदेश जो हैं वो मांग कर रहे थे कि भी स्टेट गवर्नमेंट को जो है वैक्सीनेशन स्वयं लेने की जो है इजाजत मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार ने वो अलाउ कर दिया। अब प्रदेश सरकारें जो है वो स्वयं कंपनीज को अप्रोच करके वैक्सीनेशन ले रही है। हिमाचल प्रदेश को जितना कोटा जो है वो मिल सकता है वो पिछले महीने जो है मिला था और वो लगा दिया गया है। दिनेश जी, जो सुरेश जी का कहना है वो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर हिमाचल के पास ना तो कोई कमी है और एक बड़ी संख्या उन्होंने बताई कि लोगों को वैक्सीन लग गई, लेकिन वो सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष पर कि वैक्सीन को लेकर वो अभी भी भ्रमित कर रहे हैं। विपक्ष इसको कैसे देखता है? विपक्ष क्यों सवाल उठाता रहा है? विपक्ष ये कहता रहा है कि वैक्सीनेशन की कमी है हिमाचल प्रदेश में, इसीलिए वैक्सीनेशन जो है डिले हो गया है। दिनेश जी ये कमी नहीं कह रहे, ये तो पहले वैक्सीनेशन पर ही सवाल उठा रहे थे कि वैक्सीनेशन होनी नहीं चाहिए, हम वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे। ये तो बीजेपी की वैक्सीनेशन है, ये बाली जी की पार्टी के लोग कह रहे थे, इनके केंद्रीय नेता कहते हैं कि भी हमको जो है ठीक है, बाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, यही सवाल बाली साहब से। बाली साहब, पहले कहा कि वैक्सीन, फिर कहा कि वैक्सीन क्यों, और फिर कहते हैं कि वैक्सीन लगवाओ जल्दी से, ये तर्क है सरकार का। ऐसा है जी, पंडित जी का बहुत समान है जो ये कह रहे होंगे। मुझे नहीं पता कि किसके बयान को ये किसके बयान को कोट कर रहे हैं, किसके बयान को ये कोट कर रहे हैं। हेलो, बोलिए बोलिए बाली साहब। किसके बयान को ये कोट कर रहे हैं मुझे नहीं पता, किसके बयान को कोट कर रहे हैं कि किसने कहा कि नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं पता किसके बयान को कोट कर रहे हैं। मगर मैं एक बात कह दूं कि ये फलाने में सरकार का बहुत बड़ा हाथ है कि ये पहले दिन तो लगाते हैं कि 25 लोगों से ज्यादा शादी में नहीं होंगे, अपने आप ये जाते हैं सरकार में, वहां पे 500 लोग इकट्ठे कर लेते हैं। तो ये जो है, अगर हम किसी के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं तो सबसे पहले प्रतिबंध अपने ऊपर लगाना चाहिए कि हम उसको वायलेट ना करें। वायलेशन जब आप करेंगे नहीं तो मॉरली दूसरे को कैसे कह सकेंगे? तो कृपा करके पहले इसको अपने आप देखें कि हम अपने आप ठीक चले कि नहीं चले। दूसरी बात, इन्होंने 1 लाख जो मेरी सूचना है 1 लाख वैक्सीन के लिए एडवांस दिया था, वो इनको आ गई है। बाकी ये बताएं कि इनको बाकी वैक्सीन जो है वो कब आएंगी, बाकी वैक्सीन कब आएंगी और कब लगेंगी? भारद्वाज साहब बहुत संक्षेप में इसका जवाब दीजिए, फिर मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा। बाकी वैक्सीन कब आएंगी और कब लगेंगी, ये चिंता है बाली साहब की। जी अतुल जी, मैं बताता हूँ आपको, जून महीने में तो केंद्रीय सरकार ने कोटा देना है, अभी तक 2,52,000 डोजेस मिलते थे, इस महीने वो बढ़कर के 3 लाख मिलेंगे। 15 जून से पहले 15 जून का कोटा है ये 15 दिन का। और जो 44 साल से 18 साल के बीच के हैं, पिछले महीने जो है ये 1,07,000 डोजेस मिले थे, इस महीने ये बढ़कर के 1,67,000 डोजेस मिल रहा है। 60,000 ज्यादा इस महीने मिलेगा। इस जी तो भारद्वाज जी आप कह रहे हैं कि कोटा बढ़ रहा है। बाली जी तो विपक्ष सवाल उठा रहा था कि वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन में डिले हो रहा है। भारद्वाज जी कह रहे हैं कि कोटा बढ़ाया गया है, केंद्र ने कोटा बढ़ा दिया हिमाचल का। मैं बताता हूँ कैसे कोटा बढ़ रहा है और क्या हो रहा है। अब जो इंपोर्ट हो रही है और प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो कंपनी अपने आप, उन्होंने कहा था कि भाई जुलाई अगस्त हम वी विल बी कंफर्टेबल टू सप्लाई एंड मीट द डिमांड। मगर जो लोगों के बेचारे मर गए उनका क्या बनेगा? जो इलाज के बिना मर गए। पंडित जी मैं इस बात को कह रहा हूँ, इनके पास समय था, इंफ्रास्ट्रक्चर। पंडित जी मेरी बात सुन लीजिए प्लीज एक बार, फिर आप जो बोलना आप लोगों ने जो बोलेंगे मैं बिल्कुल सुनूंगा और आपकी बात सरकार तक भी पहुंचाऊंगा। हाँ प्लीज, आपने देखो, आप मन से अपने आप पता करना कि कितने वेंटिलेटर वाले बेड आपके और तैयार हुए, कितने लोग जो है वहां पर इलाज पा सके, कितने लोगों को सड़क के खड़े होकर के जान देना पड़ गई,
ये सारी चीजें जो है, देखो मैं नहीं आपका बिल्कुल बहुत बाली सम्मान साहब, करता हूं। देखिए सुनिए, जो सरकार में सुनिए, होता है ना सुनिए। उसकी जवाबदेही होती मेरी है। बात, पंजाब में अगर मेरी आप बात सरकार में है तो अतुल, वहां सुन आपकी लीजिए, जवाबदेही है, महाराष्ट्र में आप सुन है तो लीजिए, आपकी सुन लीजिए। जवाबदेही जी, है, जी। हिमाचल में ये है तो इनकी जवाबदेही है, और जिन लोगों ने नुकसान झेला है, जिन लोगों ने अपने घर के लोगों को खोया है, वो दुख उनका कोई साझा नहीं कर पा रहा। लेकिन भविष्य की हमें रणनीति बनानी, और जैसा आपने रण- कहा कि जो वैक्सीन है वो उसकी क्या स्थिति, तो भारद्वाज साहब ने बताया है कि अब कोटा कैसे बढ़ा है। ठीक है, कंपनियां उत्पादन ज्यादा कर रही हैं, कोटा बढ़ेगा। दिनेश शर्मा साहब, सवाल इस बात का है, एक पत्रकार के तौर पर हम इसको कैसे देखें, और एक तस्वीर निकल कर आई थी, मैं दोनों लोगों से इतर जा रहा हूं, एक तस्वीर निकल कर आई हिमाचल से कि वहां पर जो सरकार वैक्सीन की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है, बुजुर्ग लोग हैं, पहाड़ी अंचल है, बहुत दुर्गम रास्ते हैं, जेसीबी से, बकायदा जेसीबी से उनको नीचे लाया जा रहा है। अपने आप में तस्वीर बहुत कुछ कहती है, लेकिन साथ में प्रयास भी हो रहे हैं, ये दर्शाती भी है वो तस्वीर। देखिए अतुल, वैक्सीनेशन की जहां तक बात है कि वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उसको कैसे सरकार के द्वारा आगे बढ़ाया गया। पहले सरकारी हॉस्पिटल्स में जब ये बात आई कि इन्फेक्शन वहां पर ज्यादा फैल सकता है, तो बाकी राज्यों ने जो है उसको हॉस्पिटल से बाहर वैक्सीनेशन का जो है प्रोसेस बढ़ाया। अब जो है हिमाचल हो सकता है कि वो भी उसको फॉलो कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हिमाचल सरकार को भी ये बात फॉलो करनी पड़ेगी कि वैक्सीनेशन जो है वो घर घर होनी चाहिए, घर घर जाकर जो है, क्योंकि हिमाचल के पास आशा वर्कर्स हैं जो कि इस काम को कर सकते हैं, बखूबी कर सकते हैं। भारद्वाज जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में हमने बहुत नीचे तक जाकर के जो है वो सब सेंटर्स तक जो है वो वैक्सीनेशन की है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश में जो 45 साल से ऊपर की आयु के जो सेक्शन है, उसमें लगभग 23 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन जो है वो कर दी है। और हिमाचल प्रदेश वैक्सीनेशन की वेस्टेज में हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। कोई वेस्टेज जो है वो हिंदुस्तान में नहीं है। और वैक्सीनेशन कितनी ज्यादा बढ़ी है, उस परसेंटेज में भी हिंदुस्तान का नंबर जो है वो देश के 4-5 के जो प्रमुख प्रदेश हैं जिनमें सबसे ज्यादा हुई है, उनमें से एक आता है। और आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ बहुत ज्यादा जो है वो चढ़ाई उतराई नहीं चढ़ सकते हैं, उनके लिए केंद्र सरकार का भी जो है एक नया जो गाइडलाइन आई है कि वो बिल्कुल नजदीक जो है वो उनके घरों तक जो है वैक्सीनेशन हो जाए। चलिए, ये देखिए, राज्य और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक बुजुर्गों तक, बच्चों तक, यानी 18+ से ऊपर वाले, और भविष्य में जब बच्चों के लिए वैक्सीन अगर आ जाती है, जिसका ट्रायल अभी चल रहा है, तो उसको लेकर भी रणनीति। और सबसे अच्छी बात ये रही है कि जो जीएस बाली साहब ने यहां पर अपना सुझाव रखा, भारद्वाज साहब ने बहुत ईमानदारी से स्वीकार किया कि मैं उस बात को सरकार तक पहुंचाऊंगा, जो कि वाकई इनकी एक अच्छी बात है और जिम्मेदारी भी है। बहुत शुक्रिया सुरेश भारद्वाज जी आपका, बहुत शुक्रिया जीएस बाली आपका। लगातार ई अधिवेशन के जरिए हिमाचल की इस वक्त स्थिति क्या है, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जो महकमे हैं, उनमें किस तरीके की रणनीति बन रही है ताकि भविष्य की वो तैयारी कर पाए, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।